कैंसर सेंटर जयपुर राजस्थान में एक समर्पित व्यापक कैंसर उपचार अस्पताल है। HCG कैंसर सेंटर जयपुर की गिनती नॉर्थ इंडिया के लीडिंग सेंटर्स में की जाती है। HCG कैंसर सेंटर जयपुर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोलॉजी और इमेजिंग सहित विभिन्न विभाग हैं। कैंसर रोगियों को असाधारण देखभाल प्रदान करने के लिए प्रत्येक विभाग में अत्याधुनिक सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकियां हैं। मल्टी मॉडल उपचार दृष्टिकोणों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कैंसर के प्रबंधन में प्रशिक्षित प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी हैं। कैंसर देखभाल वितरण के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के साथ अत्याधुनिक तकनीक, कुशल ऑन्कोलॉजिस्ट के विशाल नेटवर्क और नए युग के उपचार प्रोटोकॉल के माध्यम से रोगियों को सही उपचार प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल इनोवेशन को अपनाकर कैंसर मुक्त समाज के निर्माण में HCG कैंसर सेंटर जयपुर अपनी सक्रिय और सराहनीय भूमिका निभा रहा है। HCG कैंसर सेंटर जयपुर कैंसर के अंधेरे को दूर करके अनगिनत लोगों की जिंदगी में खुशियों का उजाला लाया है। HCG कैंसर सेंटर जयपुर। मैम, ये जो नाम है कैंसर, इससे लोग डर जाते हैं और जब बच्चों की बात आ जाती है कैंसर से तो और ज़्यादा डर बढ़ जाता है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अगर समय पे इलाज नहीं किया जाता है तो वो जानलेवा होता है। अक्सर कब पता लगता है कि ये बीमारी अब हो चुकी है या अपने बच्चों में हर शरीर के हर बॉडी पार्ट में कैंसर हो सकता है। NDTV के खास प्रोग्राम डॉक्टर चैट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम सुनकर हर कोई डर जाता है, सहम जाता है। तो आखिर कैसे उस बीमारी से बचा जाए जिसका नाम कैंसर है, डॉक्टर्स का उस बीमारी को लेकर क्या कहना है, और अब इन दिनों अगर इन सालों की बात करें तो कई बीते सालों के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो अब ये बीमारी बच्चों में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आखिर बच्चों को इस बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है, इसी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका भुक्कर, जो कि HCG हॉस्पिटल में हैं और बच्चों के कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं। उनसे इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV के इस प्रोग्राम में। मैम, ये जो नाम है कैंसर, इससे लोग डर जाते हैं और जब बच्चों की बात आ जाती है कैंसर से तो और ज़्यादा डर बढ़ जाता है, खासकर उनके परिजनों का। तो मैम, इस डर के बारे में आप क्या कहेंगे कि किस स्टेज पर पता लगते हैं, कैसे इलाज लेना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तो इलाज संभव है उस स्थिति में? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अगर समय पे इलाज नहीं किया जाता है तो वो जानलेवा होता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कैंसर को सही टाइम पे डिटेक्ट करना, उसका पता लगाना। उसका पता चलने के बाद में उसमें अपनी स्टेजेस आते हैं कि आपका जो कैंसर है किस स्टेज पे है, उस स्टेज पे उस कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव है या फिर जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं सिर्फ समय बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट 100% संभव है, लेकिन वो किस स्टेज पे है वो ट्रीटमेंट अपना उस स्टेज पे डिपेंड करता है। मैम, आप बच्चों में इस बीमारी को डायग्नोस करते हैं, तो मैम अक्सर कब पता लगता है कि ये बीमारी अब हो चुकी है, या फिर इनिशियल स्टेज पर ही पता लग जाता है, या होने के बाद, या कुछ पहले लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं? जो आपने सवाल पूछा है उसकी मैं शुरुआत ऐसे करूंगी कि जो सबसे पहले बच्चों में कैंसर हैं वो बहुत तरह के होते हैं। उनमें सबसे कॉमन कैंसर होता है ब्लड कैंसर, उसके बाद में दूसरे नंबर पे होता है ब्रेन कैंसर। अपने बच्चों में हर शरीर के हर बॉडी पार्ट में कैंसर हो सकता है और उसके हिसाब से उनके अलग अलग नाम हैं। अब उन कैंसर के जो लक्षण हैं वो बीमारी पे डिपेंड करते हैं, उनकी स्टेज पे डिपेंड करते हैं और उसके हिसाब से उसके ट्रीटमेंट पे डिपेंड करते हैं।
कुछ बच्चे हमारे पास में बहुत अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, जैसे कि कुछ शुरुआती सिम्टम्स हुए, उनको लगा कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उन्होंने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया, पीडियाट्रिशियन रिपोर्ट्स के हिसाब से उनको लगा कि नहीं, हाँ हो सकता है कि कुछ ब्लड रिलेटेड या कुछ मेलिग्नेंसी रिलेटेड इसमें दिक्कत हो सकती है, तो अपने को आगे फर्दर एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए पीडियाट्रिक हेमेटोंकोलॉजिस्ट का, और वो हमें कंसल्ट करते हैं तो टाइमली डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टाइमली डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं और वो बहुत लेटर स्टेज में अपने पास में आते हैं, उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने लिए करना। लेकिन डिपेंड करेगा, वही मैं बोलूँगी कि डिपेंड करता है कि पेशेंट अपने पास में कब आ रहा है, उसका टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अगर टाइमली इन्वेस्टिगेट होगा तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट भी, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। मैम, इन दिनों में जब ये पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो अधिकतर जैसे आपने बताया ब्लड कैंसर, वो पेशेंट ज्यादा हैं या दिमागी कैंसर के हैं या और कहीं, क्योंकि बच्चों में तो ये भी नहीं हो सकता है कोई धूम्रपान का, ये इस तरह की चीजें, तो आखिर कारण क्या है और फिर ज्यादा यहाँ किस तरह के केसेस आ रहे हैं? तो जैसे बड़ों में हम बात करें तो कैंसर के मेन कारण होते हैं तंबाकू हो गया, फिर शराब हो गई, या फिर उनके मोटापा हो गया, बाकी और बहुत सारे उनके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, बहुत सारे कारण होते हैं जो उनको बेसिकली अपन ये बोलें कि कैंसर के लिए प्री डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन बच्चों में अमूमन तरीके से ऐसे कोई कारण नहीं होते हैं। 99% कोई रीज़न नहीं मिलता, इडियोपैथिक होते हैं। 1% कुछ कुछ अपने सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें एसोसिएटेड रिस्क होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम की अपन बात करें तो उन पेशेंट में कैंसर के रिस्क, स्पेशली एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है, उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो 99% में कोई कारण नहीं मिलता है जो कैंसर्स होते हैं। और अगर अपन टाइप ऑफ कैंसर्स की बात करें तो बड़ों में कैंसर के तरीके किस तरीके के होते हैं वो अलग हैं, बच्चों में जो कैंसर्स हैं वो पूरे डिफरेंट हैं। सबसे कॉमन जैसे मैंने आपको बताया ब्लड कैंसर है, दूसरा है ब्रेन ट्यूमर्स या ब्रेन कैंसर्स हैं। उसके अलावा बच्चों में जो कैंसर हैं अपनी किडनी में हो सकते हैं, जिसको हम विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं। किडनी के ऊपर एक छोटी सी गांठ होती है एड्रिनल ग्लैंड, उसके ट्यूमर को अपन न्यूरोब्लास्टोमा बोलते हैं। बच्चों में जो लीवर में जो कैंसर्स होते हैं उनको हिपेटोब्लास्टोमा बोलते हैं। उसके अलावा अगर अपने शरीर में कहीं पे भी गर्दन पे गठान होती हैं और बगल में गांठें होती हैं तो उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं। और शरीर में कहीं पे भी मांसपेशियों की जगह पे यहाँ पे होते हैं उनको सार्कोमा बोलते हैं। तो बेसिकली जो कैंसर हैं वो डिपेंड करता है बॉडी के किस पार्ट में डेवलप हो रहा है, तो उसके हिसाब से कैंसर के टाइप्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो मेनली हम एनकाउंटर करते हैं बच्चों में कॉमनली ब्रेन ट्यूमर्स और ब्लड कैंसर्स होते हैं जिनसे हम मेनली एनकाउंटर करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे आपने ब्रेन ट्यूमर की बात की, ब्रेन ट्यूमर का अपने आप में एक नाम, डर लगता है नाम सुनकर, तो मैम बच्चों में जब इस तरह की चीजें आती है तो इलाज कितना संभव है? बात वहीं आ जाती है वापस कि इलाज कितना संभव है। अपन इलाज की बात करें, बड़ों में इलाज की बात करते हैं तो अपन 5 ईयर सर्वाइवल की बात करते हैं कि अपन ने कोई ट्रीटमेंट दिया और उससे अगले 5 साल में वो जो पेशेंट है उसको कितना लाभ मिला, क्या 5 साल तक डिजीज फ्री रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अगर अपन बच्चों में ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अपन क्योर रेट की बात करते हैं कि जो कैंसर है वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और मोस्टली जो कैंसर्स होते हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप में वो 80 to 90% क्योर होते हैं कि उनका कम्प्लीटली इलाज संभव होता है। 80 to 90%, 10 to 20% में चांसेस होते हैं एक्सपायरी के या फिर उन डिजीज़ के प्रोग्रेस होने के या फिर डिजीज़ के वापस आने के। बट 80 to 90% ऑफ द डिजीजेस जो भी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होती हैं वो क्योर होती हैं। मैम ये ल्यूकेमिया ये क्या चीज है और ये कितना खतरनाक है? ल्यूकीमिया बेसिकली ब्लड कैंसर है। ब्लड है अपने शरीर में बोन मैरो में बनता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आरबीसी जिसको बोलते हैं अपन हीमोग्लोबिन, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स जो अपने बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, थर्ड होता है प्लेटलेट्स अपने। तो ये 3 चीज़ों में जो ब्लड कैंसर होता है वो वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है। इसमें बेसिकली जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में बढ़ने लग जाती हैं और जो संख्या बढ़ती है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो बेसिकली डिफ़ॉल्टेड एक तरह से WBCs होती हैं जो कि काम की नहीं होती हैं। तो उसकी वजह से जो चीज़ें अपने शरीर में बननी चाहिए एडिक्वेट अमाउंट में वो नहीं बन पाती हैं और जो ख़राब सेल्स बन रही हैं उसकी वजह से लक्षण आते हैं। और जो ब्लड कैंसर की भी अपन बात करें तो उस वही मैं बोलूँगी 80 to 90% ब्लड कैंसर्स हैं वो पूरी तरह ट्रीटेबल हैं।
ये तो चीज़ है, लेकिन जब बच्चे के बारे में पता लगता है माँ बाप को कि बच्चे की इस तरह की बीमारी है, तो वो डर जाते हैं। तो उन परिजनों को आप क्या कहना चाहेंगे मैम? क्योंकि एक डर अपने आप में ऐसा हो जाता है कि वो उस स्थिति में ही नहीं आ पाते कि हम इलाज करवाएं, क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तो उस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तभी वो उस बीमारी को पकड़ पाएंगे कि अच्छा ऐसे कुछ लक्षण हैं तो हमें कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर ब्लड कैंसर की बात करें तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि वाइट ब्लड सेल्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन में ड्रॉप आता है। तो हीमोग्लोबिन में ड्रॉप आने से बच्चों को थकान रहेगी, खाने का मन नहीं करेगा, कमजोरी रहेगी। WBC जो अपनी वाइट ब्लड सेल्स में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो अच्छी क्वालिटी की WBCs नहीं रहती हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है। तो बच्चों में लंबे समय से फीवर हो गया, कोई इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, शरीर में कहीं पे जोड़ों में या फिर हड्डियों में दर्द हो रहा है। तीसरा, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से नाक से खून आ रहा है, कहीं शरीर पे नीले निशान पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले उनको लक्षण पता होने चाहिए, तभी वो आगे जाके और उस बीमारी के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अब अगर उनको लक्षण पता है, डॉक्टर के पास में आ रहे हैं और अपना जो है बेसिक टेस्ट जैसे CBC हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट है, उस पर भी अपने को हिंट लग जाता है कि भाई हाँ, ये ब्लड कैंसर हो सकता है और उसके लिए अपने को फर्दर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही डायग्नोसिस पता चलता है तो उसमें भी अपने डिपेंड करेगा कि ब्लड कैंसर में भी बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया की बात करें तो उसमें जो कॉमन है, एक होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, सेकंड होता है एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, और जो बच्चों में कॉमन है वो है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और उसकी सर्वाइवल रेट और क्योर रेट काफ़ी अच्छी है, अराउंड 90%। अगर हम स्टैंडर्ड रिस्क की बात करें तो 90% बच्चे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। और डर जायज़ है, सब में जायज़ है, लेकिन ये ट्रीटेबल है। तो सबसे पहले उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर बच्चों में कैंसर है तो वो बड़ों के जैसे नहीं है, उसका कम्प्लीटली इलाज संभव है। तो टाइमली जैसे उनको ये लक्षण लगते हैं कि इनमें से मेरे बच्चे में कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि उसको टाइमली डायग्नोसिस हो पाए और उसके अकॉर्डिंगली टाइमली ट्रीट कर पाए। मैम एक अभी आपने जिक्र किया एक शब्द कीमोथेरेपी। तो मैम कीमोथेरेपी बच्चों की तुलना में बड़ों में जब की जाती है तो बताते हैं बाल उड़ जाते हैं, कई परेशानियां उनको होती हैं। तो बच्चों में भी उसी तरह से दिया जाता है ट्रीटमेंट या बच्चों में अलग तरीके से कुछ होता है? बच्चों की जो डोज होती है और बड़ों की जो डोज होती है, उनके वजन, उनकी हाइट, उनका बॉडी सरफेस एरिया, उसके हिसाब से अपन बच्चों की जो कीमोथेरेपी की डोज है वो डिसाइड करते हैं। ये डोज सबके लिए सेम नहीं रहती है, बच्चे की फिजिक के हिसाब से उसकी जो डोज है वो डिसाइड की जाती है ताकि कोई साइड इफेक्ट ना आए। साइड इफेक्ट फिर भी जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो कीमोथेरेपी पे डिपेंड करते हैं और वो आते हैं, लेकिन वो मैनेजेबल साइड इफेक्ट्स होते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट साइड इफेक्ट हम जो डोजेस हैं वो आगे टाइट्रेट करते हैं। आपने कोई ऐसा कोई केस जिससे आप डिस्कस करना चाहें कि इस तरह का एक केस आया और उसमें इस तरह की चीजें मिली और बाद में जाके वो एकदम ठीक हो गया, कोई ब्लड कैंसर का हो चाहे हाँ। तो उस तरह का कोई केस आपको याद हो कि बहुत छोटी उम्र में वो बच्चा आपके पास आया हो? अभी मेरे पास में फिलहाल एक बताती हूँ आपको स्टोरी। एक 3 साल की बच्ची है, वो मेरे पास में आई थी। लगभग उसको 2 हफ्ते का बुखार था, उसको पीला, बहुत ही सुस्त थी, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, शरीर पे लाल लाल निशान थे। तो जो मैंने आपको बताया ये लक्षण लगभग उसी की तरह मैच कर रहे थे। इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने CBC किया। CBC में हमने देखा कि उसकी जो मैंने बताया वाइट ब्लड सेल्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं अनियंत्रित रूप से, जो कि नॉर्मल अपना 4000 से 11000 के बीच में होनी चाहिए। उसकी जो काउंट थी वो 50,000 के लगभग में थी। उसका हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था, प्लेटलेट भी बहुत कम था। उसके बाद में हमने जो बेसिक उसके बोन मैरो टेस्ट बोलते हैं, बोन मैरो इन्वेस्टिगेशन, जो इसके डायग्नोसिस के लिए अपन करते हैं, बोन मैरो टेस्टिंग करी। उसमें कंफर्म हुआ कि हाँ बच्चे को एक्यूट ल्यूकीमिया ही है। अब एक्यूट ल्यूकीमिया किस तरह का है उसके लिए फर्दर टेस्टिंग होते हैं, वो हमने आगे भेजी। उसमें पता चला कि बच्चे को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है और वो एक स्टैंडर्ड रिस्क का है। तो जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया स्टैंडर्ड रिस्क का होता है, जो मैं इस बच्चे की बात कर रही हूँ, उसमें हम रफली इनिशियल 6 मंथ में इंटेंसिव कीमोथेरेपी होती है जो कि IV मेडिकेशन के थ्रू चलती है, जिसमें हम IV दवाइयाँ देते हैं। तो उसको 6-7 महीने के लिए वो बच्ची ऑलमोस्ट यो मानो कि हॉस्पिटल में ही रही काफ़ी टाइम तक। तो 6 महीने का उसका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद में उसका गोलियों से इलाज चला लगभग 2 साल के लिए, और अभी वो बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है, बीमारी से एकदम फ्री है,
ट्रीटमेंट उसका कंप्लीट हो चुका है और बच्चा एकदम जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं बिना कैंसर वाले, उनके जैसे बच्ची नॉर्मल जीवन निकाल रही है, नॉर्मल स्कूल जा रही है, डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं वो कर रही है और वो पूर्णतः स्वस्थ है एज ए नॉर्मल किड। मैम ये चीज आपने बताई, तो मैम इसमें टाइमिंग का भी कुछ रहता है कि इतना लंबा इलाज चलता है, फिर आगे कई बार ऐसे होता है कि 5 साल तक अब ये दवाई आप लेते रहो, तो वो हाँ चीजें भी कई आती है सामने। हाँ, वो जैसे मैंने बताया कैंसर किस तरह का उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ALL, तो ALL एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का जो ट्रीटमेंट है रफली 2 से 2.5 साल का चलता है। उसमें शुरुआत के 6-7 महीने इंजेक्शन के थ्रू कीमोथेरेपी दी जाती है। उसके बाद में बच्चे को नेक्स्ट जो बचा हुआ टाइम है उसमें ओरल जो टैबलेट्स होते हैं उसके ऊपर निकाला जाता है। वैसे अगर अपन दूसरे ट्रीट कैंसर की बात करें, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया AML, उसमें जो कीमोथेरेपी होती है वो बेसिकली इंजेक्शन के फॉर्म में ही होती है। 6 से 8 महीने की कीमोथेरेपी होती है और वो इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है। तो जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो अपना कैंसर के टाइप पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे को कौन से तरह का कैंसर है। वैसे उसमें एक और कैटेगरी होती है CML करके बोलते हैं, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, तो उसमें लॉन्ग टर्म सिर्फ टैबलेट पे इलाज चलता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ टैबलेट बच्चे को लेनी होती है और उसके अकॉर्डिंगली मॉनिटरिंग चलती है और फॉलोअप होता है और उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि 5 साल के लिए ट्रीटमेंट चलाना है, 4 साल के लिए चलाना है, लॉन्ग टर्म चलेगा तो वो अपन डे टू डे जो भी रूटीन फॉलोअप है उस पे अपन बच्चे को फिर आगे देख के और वो फॉलो करते हैं। मैम एक चीज और कि जब बच्चा गर्भ में होता है अपनी माँ के, तो उस समय क्या किसी के परिवार में ऐसी चली आ रही होती है कि पीढ़ियों में कि कैंसर होता है कई के पूरे परिवार में, तो उस समय क्या उस गर्भवती माता को भी डरना चाहिए, या उस समय भी जांच हो सकती है, या बच्चा होने के बाद भी ट्रीटमेंट मिल सकता है, क्या कुछ उस दौरान होता है? बच्चों के कैंसर आनुवंशिक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को कैंसर हुआ तो जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी कैंसर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं ना। ऐसा है कि अगर एक बच्चे को कैंसर उसके साथ में कोई बैठा है तो उसको कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, जो उस बच्चे को है वो पर्टिकुलरली उसी तक रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ कैंसर्स होते हैं जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, या फिर अपन बोलते हैं कि कुछ कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम में अपने जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, वो ऑलरेडी कुछ कैंसर्स के लिए पहले से प्रोन होते हैं, तो अपने को उन पेशेंट्स में रेगुलरली फॉलोअप करना है। लेकिन उसके लिए अपन उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते अगर कुछ ऐसा है तो। दूसरा एक होता है आंखों का कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा, जिसमें कुछ कुछ फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन होता है। अदरवाइज जो ब्लड कैंसर्स हैं वो ऐसे आनुवंशिक नहीं होते हैं। आनुवांशिक नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं पीढ़ी बढ़ती दर ये पीढ़ी चीजें? नहीं आते हैं। ये जो म्यूटेशंस होते हैं वो जन्म के बाद में जो नॉर्मल जीन्स होते हैं उनमें कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर डेवलप होते हैं। ये आनुवंशिक नहीं होते हैं मोस्टली। मैम एक चीज और कि जैसे आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो ग्रामीण इलाकों से अब ज्यादा आ रहे हैं या फिर शहरी इलाकों से, क्योंकि शहरी लोगों का खान पान इस तरह का हो गया, लोग बाग दिनचर्या उनका ऐसा हो गया, तो कहीं उसका भी क्या बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है कि माँ का दिनचर्या कैसा है, उन चीजों का भी कोई असर? नहीं, बच्चों के कैंसर में माँ के दिनचर्या का इतना फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास में जो पेशेंट आ रहे हैं वो रफली हर सोसाइटी से आ रहे हैं, चाहे वो अर्बन हो, रूरल हो, और ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज है। डेफिनेटली खान पान का फर्क पड़ता है, लेकिन इतना अर्ली स्टेजेस में इतना खान पान का फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मान लो किसी बच्चे में मोटापा भी है तो उससे बच्चों का कैंसर नहीं होगा, उसको आगे जाके एडल्ट एज में वो बाकी के कैंसर्स के लिए डेफिनेटली थोड़ा हो सकता है प्रोन हो जाए, लेकिन बच्चों पे उस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये तमाम चीजें हमने समझी कि किस तरह जो है बच्चों में जब इस तरह की बीमारी का पता लगता है तो परिवार के लोगों को कैसा क्या करना चाहिए, किस तरह डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए, कितना, क्योंकि घबरा जाते हैं परिजन, क्योंकि बच्चों की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं परिवार में और उनके जो परिजन होते हैं, माता पिता होते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से बात करके ट्रीटमेंट शुरू करवाया जा सकता है। उसी के साथ एक केस की भी हमने बात की कि किस तरह एक बच्ची को ये बीमारी हुई और वो 6 महीने में बिल्कुल ठीक होकर फिर से जो अपना स्कूल और तमाम चीजें उसने शुरू कर दी। तो किसी तरह की डरने की जरूरत नहीं, हालांकि सतर्क रहने की बिल्कुल जरूरत है। अगर किसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो जांचें करवानी चाहिए, डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए, और जिस तरह भी जहां भी नजदीकी अस्पताल हो उनसे बात करनी चाहिए उन डॉक्टर से, और अपने बच्चों के तमाम जो चीजें उनकी बॉडी में जो बदलाव हो रहे हैं उनका भी बिल्कुल साफ तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर मोनिका बुकर, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो है बच्चों में बढ़ते हुए कैंसर को रोका जा सकता है
परिवार को, उनके परिजनों को किस तरह जो है बच्चों को इस बीमारी को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार मेडिकल फील्ड से आ रही थी कि बच्चों में कैंसर की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में डॉक्टर से हमने जाना कि किस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है, कैसे ट्रीटमेंट लिया जाना चाहिए, सतर्क रहने की बिल्कुल इस बीमारी में आवश्यकता है।